आखिर ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है? क्या ताल्लुक है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का आपस में? और इस इकोनॉमी क्राइसिस में कसूर किसका है? अवाम का, गवर्नमेंट का, या फिर ये भी कोई यहूदी या अमरीकी साजिश है? क्या करना होगा हमें जिससे कि इस बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके? आइए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। Inflation is dominating the headlines in every corner of the globe, from the Americas to Europe to Asia and in Africa. महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मिडिल क्लास तक वह या उससे नीचे वाला वो तो बिल्कुल पिस के रह गया और इतनी महंगाई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल। Pakistan has also announced yet another round of fuel hikes, sending petrol and diesel prices skyrocketing. नौ पैसे की थाली 9 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। नो पाकिस्तान, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। 15,000 रुपए का मिले टैक्स 20,000 रुपए लगा दिए उन्होंने। दोस्तों, आज के टाइम में इन्फ्लेशन से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को इससे इफेक्ट पड़ा है। इन्फ्लेशन एक ऐसा मसला बन गया है जिसे कंट्रोल करना मुमकिन तो है लेकिन बेहद मुश्किल भी। यही रीजन है 1960 से काउंट करें तो इन्फ्लेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि चीजों के प्राइस एकदम से नीचे आए हों। ऐसा होता है लेकिन उन प्रोडक्ट्स की जिनकी डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो गई हो। एकदम से प्रोडक्ट्स की दाम कम नहीं हो सकती। ऐसा तब मुमकिन है जब आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाए। इस चीज को एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपने 30 साल पहले 1 लाख रुपए जमा करके रखे थे किसी लॉकर में, और आज के टाइम में जब आप उन 1 लाख रुपए को निकालेंगे तो वो 1 लाख रुपए 50,000 बन चुके होंगे। अब ऐसा नहीं कि 50,000 उनमें से किसी ने गायब कर दिए होंगे। पैसे गायब नहीं हुए होंगे बल्कि करेंसी की वैल्यू गिर चुकी होगी। नहीं समझे? आइए मैं समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे 30 साल पहले आपको एक गाड़ी खरीदनी थी जिसकी कीमत उस टाइम 1 लाख रुपए थी। फर्ज करें आप उस टाइम वो गाड़ी नहीं खरीद सके और आपने उन्हें 1 लाख रुपए को जमा करके रख दिया। अब 30 साल बाद यानी आज के टाइम में आपको ख्याल आया कि मुझे तो गाड़ी खरीदनी थी। तो जब आप वही गाड़ी खरीदने शोरूम पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो गाड़ी अब 2 लाख रुपए की हो चुकी है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए कि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर चुकी थी। अब अगर साल 1990 से 2023 तक देखा जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट 291% तक बढ़ चुका है। मसलन उस टाइम अगर 5,000 की सैलरी में आप घर का रेंट, यूटिलिटी बिल्स, घर का खर्चा और बाकी सब अखराजात बआसानी पूरे करते थे, तो आज के टाइम उन्हीं सेम अखराजात के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब सवाल आ जाता है इन्फ्लेशन इतना बढ़ कैसे गया और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या क्या किया गया और क्या करना चाहिए था। सबसे पहले जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने की वजूहात। इन्फ्लेशन बढ़ने के 5 मेजर रीजंस हैं: करेंसी डीवैल्यू, डिमांड एंड सप्लाई, नेचुरल डिजास्टर्स, मॉनेटरी पॉलिसी और अनएम्प्लॉयमेंट। ये हैं वो 5 मेजर रीजंस। आइए बारी बारी समझते हैं। नंबर 1, करेंसी डीवैल्यूएशन। दोस्तों, आप और हम ये बचपन से सुनते आए हैं कि डॉलर के प्राइस ऊपर गए तो अब महंगाई बढ़ेगी। 1990 में 1 डॉलर 22 रुपए का हुआ करता था और आज के टाइम में वही डॉलर 287 रुपए का हो चुका है। ऐसा क्या हो जाता है कि डॉलर के प्राइस ऊपर या नीचे जाने से हमारी कंट्री पे फर्क पड़ता है? करेंसी डीवैल्यू कैसे होती है और करेंसी के रेट ऊपर नीचे कैसे होते हैं, इस चीज को एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप एक आइलैंड पे रहते हैं और आपके बिल्कुल सामने वाले आइलैंड पे आपका एक दोस्त रहता है। आप उन दोनों आइलैंड्स पे अकेले रहते हो और आप अपने अपने आइलैंड्स पे कुछ चीजें उगाते हो। जैसे आप अपने आइलैंड पे 100 टमाटर उगाते हो और आपका दोस्त अपने आइलैंड पे 100 प्याज उगाता है, और उसके बाद आप उन टमाटर और प्याज को अपनी अपनी करेंसी बना देते हो। आप अपनी करेंसी का नाम टमाटर कॉइन रख देते हो और आपका दोस्त अपनी करेंसी का नाम प्याज कॉइन। अब आप दोनों आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स करते हो, तो उस टाइम आप दोनों के पास चीज़ों की मिकदार एक जितनी होगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी सेम होगी, यानी एक टमाटो कॉइन के बदले एक अनियन कॉइन। अब मान लें कुछ टाइम बाद आपने ज़्यादा मेहनत की और 100 की बजाय 200 टमाटो से उगा दिए, तो आपकी करेंसी की वैल्यू हो जाएगी एक कॉइन के बदले 2 टमाटर। मतलब कॉइन 100 ही हैं और टमाटर बढ़ गए हैं, तो इसलिए टमाटर हमें ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आपके दोस्त ने उतनी मेहनत नहीं की, उसके पास अभी तक 100 ही अनियंस है, मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू अभी तक वही है। अब चूंकि आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा हो गई है, तो अब आपका एक्सचेंज रेट हो जाएगा एक टोमेटो कॉइन के बदले 2 अनियन कॉइन्स। अब सोचें, एक तो आपके पास चीज़ें भी नहीं है और दूसरा करेंसी भी नहीं है रिजर्व में, और ऊपर से आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, तो इंपोर्ट की हुई चीज़ों के रेट आप उनकी कंट्री की करेंसी के हिसाब से देंगे और उन कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू भी हमसे ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में आपके पास से पैसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म होंगे। यही मिसाल है पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान आपके उस दोस्त की तरह है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ें नहीं बन पाई और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका।
और पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात की अहम चीज़ें जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह की बात करें तो वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ते हैं, और इंपोर्ट करते वक्त पाकिस्तान को उन चीज़ों के बदले उनकी कंट्री की करेंसी के हिसाब से पे करना पड़ता है। और जिन कंट्रीज से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू भी हमसे ज़्यादा है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हुए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। और बाकी कंट्रीज़ की मिसाल आप हैं, यानी उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, रिजर्व जमा किए और चीज़ें बना बना के एक्सपोर्ट की, जिससे कि उनकी करेंसी मजबूत बनी और इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान से बहुत कम रहा। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई। आपके पास एक मोबाइल है सेकंड हैंड और आपको उस मोबाइल को बेचना है, तो आप उसके प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? मान लें आप उसके प्राइस डिसाइड करते हैं 1000 रुपये और 100 लोग आपके घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? किसको देंगे वो मोबाइल? आप उस सूरत में उस मोबाइल के प्राइस बढ़ाएंगे और फिर भी 50 लोग आगे खड़े हो जाते हैं, तो आप उस मोबाइल के प्राइस बढ़ाते जाएंगे जब तक कोई एक बंदा ना हो जो ज़्यादा प्राइस दे आपको। इस चीज़ को नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई का। अब मोबाइल की डिमांड तो ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई सिर्फ एक, तो इस सूरत में क्या हुआ? आपने मोबाइल को महंगा कर दिया। अगर आपके पास 100 लोगों के लिए 100 मोबाइल होते तो आप उसके प्राइस नहीं बढ़ाते, उन 100 लोगों को 1000 के हिसाब से ही देते। इसी तरह कंट्री में जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो जाए तो मार्केट उन चीज़ों के प्राइस बढ़ा देती है। अब ज़रूरी नहीं कि सप्लाई हमेशा कुदरती तौर पे कम होती है, बाज़ औकात मसनूई बहरान भी बना दिया जाता है कुछ चीज़ों को। इसकी मिसाल पाकिस्तान में हालिया दिनों में जब शुगर माफिया की तरफ से चीनी का मसनूई बहरान बना दिया गया था, तो मार्केट में चीनी के प्राइस बहुत ऊपर चले गए थे और कुछ चीज़ों की सप्लाई कुदरती तौर पर कम होती जा रही है और उनकी डिमांड की बात करें तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे पेट्रोलियम की बात करें तो हम सब जानते हैं पेट्रोलियम के रिजर्व्स बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और बढ़ती हुई आबादी की वजह से फ्यूल की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिससे कि पेट्रोलियम के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई की वजह से जो महंगाई आती है वो बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मेजर सोर्स पेट्रोलियम है। अब जाहिर है पेट्रोलियम के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो बिजली के प्राइस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बहुत कम है, यानी बिजली कम पैदा हो रही है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट उसके प्राइस बढ़ाई जा रही है। नंबर 3 पे आता है नेचुरल डिजास्टर्स। दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर्स का इन्फ्लेशन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि खुदा ना खास्ता जब किसी कंट्री या शहर में अर्थक्वेक आ जाता है तो लोगों के घर टूट जाते हैं, एसेट्स बर्बाद हो जाते हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं रहती। अब उसके बाद जब टाइम गुजरता है तो लोग दोबारा से घर बनवाने लग जाते हैं और जो चीज़ें नहीं रही होती हैं उन्हें दोबारा खरीदते हैं। अब इससे क्या होता है कि घर ज़्यादा बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी ही है तो डीलर्स पैसे बढ़ा देते हैं। इसी तरह कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन लगाए गए थे तो लोग घरों में रह रहे थे और फैक्ट्रीज में चीज़ें बनना बंद हो गई थी, यानी चीज़ों की सप्लाई रुक सी गई थी। उस टाइम तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि लोग खरीदारी भी कम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला लोग एकदम से बाहर निकले, बड़े पैमाने में शॉपिंग होने लगी। अब दुकानदारों के पास सप्लाई तो आ नहीं रही थी और जो पुराना स्टॉक था वो भी खत्म होने लग रहा था, तो इस सूरत में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। अब चौथी जो बात आ जाती है वो है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है तो लोगों को पैसा लेना महंगा हो जाता है। अब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो लोग शॉपिंग भी बहुत कम करते हैं। कम शॉपिंग हो रही होती है तो चीज़ों की डिमांड भी बहुत कम हो जाती है और डिमांड कम होते ही चीज़ों की प्राइस नीचे गिर जाती है, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और अगर वही सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है तो लोगों को पैसा लेना आसान हो जाता है, जिससे कि लोग शॉपिंग ज़्यादा करने लगते हैं और चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगती है। अब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लग रही होती है तो चीज़ों के प्राइस ऊपर जाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इसके अलावा सेंट्रल बैंक अगर ज़्यादा नोट छाप देता है तो पैसे की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और महंगाई बढ़ने लगती है। इस चीज़ को अगर आप मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा हमने इसमें बहुत सारी मिसालें भी दे रखी हैं कि कैसे जिम्बाब्वे जैसी कंट्री ने अपने ही मुल्क की इकोनॉमी डुबो दी ज़्यादा नोट प्रिंट करते करते। अब आ जाता है 5वां कॉन्सेप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ताल्लुक है महंगाई से। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का ये बहुत गहरा ताल्लुक है महंगाई से। किसी भी मुल्क में अगर बेरोजगारी बढ़ जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लोग कम खरीदारी करते हैं। जब खरीदारी कम हो रही होती है तो जो कंपनीज होती हैं पहले तो वो प्राइस को कम करती हैं, लेकिन जब प्राइस कम कर दिए और तब भी लोग कम खरीद रहे हैं तो कंपनीज को लॉस होने लगता है। तब कंपनीज उस लॉस को पूरा करने और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि कम लोग भी खरीदें तो कंपनी को लॉस ना हो। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक होता है इन्फ्लेशन से। ये तो थे वो 5 पॉइंट्स जिससे हमने जाना कि महंगाई बढ़ती कैसे है। आइए अब जानते हैं इसे कंट्रोल कैसे किया जाए।
महंगाई को खत्म करने के लिए सिंपली हमें पहले उन रीजंस को खत्म करना होगा जिससे कि महंगाई होने लग रही है। जिस तरह टमाटर और प्याज की मिसाल में आप मेहनत कर रहे थे टमाटरों को 100 से 200 करने में, इसी तरह किसी कंट्री को भी मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, यानी पाकिस्तान में चीज़ें बनाकर बाहर की कंट्रीज को बेचा जाए, जिससे कि बाहर का पैसा मुल्क में आएगा और मुल्क तरक्की करने लगेगा और साथ ही इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अब जाहिर है जब चीज़ें अपने मुल्क में बनाने लग रहे होंगे तो बारी बारी फैक्ट्रीज भी लगाई जाएंगी, जिससे बहुत से लोगों को जॉब मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। उसके बाद स्टेट बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करना होगा, जिससे पैसों की सर्कुलेशन कम होगी और महंगाई को रोकना मुमकिन होगा। इसके अलावा उन माफियाज के खिलाफ भी क्रैकडाउन करना होगा जो मसनूई बहरान पैदा करते हैं, जिससे कि सप्लाई रुक जाती है और महंगाई होती है। जब वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ों की सप्लाई स्मूथ चलती रहेगी और महंगाई को ब्रेक लगेगा। दोस्तों, महंगाई के बढ़ने में ना ही कोई अकेला शख्स इस चीज़ का जिम्मेदार होता है, ना ही कोई दूसरा मुल्क। इसके लिए उस मुल्क की आवाम, उस मुल्क की गवर्नमेंट और उस मुल्क के इदारे जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि इसके पीछे कोई अमेरिकी साजिश है या कोई यहूदी साजिश। इंसान के साथ जो हो रहा होता है इस चीज़ का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद होता है। अगर हम या हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे इदारे इस चीज़ को ऑन कर ले कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस चीज़ के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हमारे मुल्क के 80% मसाइल यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि महंगाई कैसे होती है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कौन जिम्मेदार है इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नए वीडियो से आप बाखबर रहें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।